वो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम बॉडी में होते हैं। एक एक सेल में 3-3 हज़ार एंजाइम्स होते हैं। तो वो सब यहाँ डॉक्टर नहीं बनना हम लोग। जीएस में कैसे क्वेश्चन आना है उसको हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो आज का टॉपिक हम लोगों का एंजाइम, जिसको हिंदी में वीकर कहा जाता है। तो सब लोग लाइव हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास जो 8 से 9 चल रही कैंटीन, जिससे सब लाभ ले सकें। तो लाइव हो जाइए फटाफट जो है। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम लोग। एंजाइम यानी विकर, आइए देखते हैं। लाइव हो जाइए सब लोग फटाफट, एक दूसरे को बता दीजिए जो है। चलिए देखते हैं एंजाइम। एंजाइम जिसे हिंदी में वीकर कहा जाता है, ये इसका हिंदी नाम है। एंजाइम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक है इन, इसका मतलब इन होता है, और जाइम इसका मतलब ईस्ट होता है। ईस्ट यानी खमीर। खमीर क्या है? तो ये कवक होता है, एक पौधा है। इसी के अंदर एंजाइम की खोज सबसे पहले की गई। तो एंजाइम की हिंदी क्या होती है? विकर। और एंजाइम जो शब्द दिया गया है ये इन और जाइम से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है इन का मतलब इन, जाइम का मतलब ईस्ट। इसकी चर्चा आगे होगी अभी। अब एंजाइम, ये जो शब्द पढ़ा जा रहा है, शब्द किसने दिया? तो इस शब्द को जो है वैज्ञानिक कोहने ने दिया। जबकि एंजाइम की खोज एंसेल्मी पाइन ने किया। वैज्ञानिक हैं, इन्होंने किया। वैज्ञानिक किरचॉफ ने एंजाइम की खोज सबसे पहले लिविंग सिस्टम में किए थे। यानी संसार के जितने जीव हैं, चाहे वो जंतु हो या कोई पौधा हो, उसमें एंजाइमों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? किरचॉफ। तो कुछ किताबों में एंजाइम का खोजकर्ता किरचॉफ को भी बताया गया है। फिर इतना क्लियर हो गया एंजाइम शब्द किसने दिया, इसकी खोज किसने किया, और एंजाइम शब्द का मतलब क्या होता है ये हमने बताया। और एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई? ईस्ट या खमीर में। अब ईस्ट में बात किया जाए तो इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं। कितने? ईस्ट इसे खमीर कहते हैं। इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है आपका इनवर्टेज, और दूसरा एंजाइम है जाइमेज। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जामों में कि ईस्ट का कौन सा एंजाइम अल्कोहल निर्माण में सहायक होता है। तो ईस्ट का जाइमेज एंजाइम जो है बच्चों, अल्कोहल निर्माण में सहायक होता है। इसको अभी हम श्वसन में बताएंगे आपको डिटेल में इसके बारे में। जब अनाक्षी श्वसन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे कैसे अल्कोहल का निर्माण इस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो एंजाइम की खोज ईस्ट या खमीर कवक में की गई। ईस्ट में दो एंजाइमों के बारे में हमने बताया, इनवर्टेज और जाइमेज। और ईस्ट का कौन सा एंजाइम जो है अल्कोहल निर्माण में सहायक होता, तो उसका आंसर क्या होगा? जाइमेज। फिर ईस्ट के बाद एंजाइम कैसे पोषक तत्व होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के समान एंजाइम भी जो है कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, यानी कार्बन के यौगिक से बने होते हैं। अब इनके निर्माण की बात किया जाए
तो एंजाइमों का निर्माण जो है केवल प्रोटीन से होता है, यानी सभी एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से। लेकिन सभी प्रोटीन का निर्माण एंजाइम से नहीं होता है, यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। यानी सभी एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन से होता है, लेकिन सभी प्रोटीन में एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि एंजाइम कैसे पोषक तत्व हैं? कार्बनिक। और एंजाइम का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। अब बात आती है क्रियाशीलता। तो मनुष्य के शरीर में, यहीं से जीएस की बात शुरू हो जाएगी आपकी। मनुष्य के शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता किस ताप पर होती है? तो जैसे हम लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो ये जानकारी सब लोगों को है। मनुष्य के शरीर का ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। आप जैसे कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा 36.9 होता है एग्जैक्ट। तो इसकी चर्चा हम फिजिक्स में करेंगे डिटेल में, जब आपको जो है तापमापी पैमाने पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल में बताया जाएगा जो है कि मनुष्य के शरीर का ताप एग्जैक्ट कितना होता है और लगभग में कितना होता है। तो यानी मनुष्य के शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता, मनुष्य के शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता किस ताप पर होती है? तो आपने बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती किसी भी जीव शरीर की बात किया जाए, संसार के किसी भी जीव की बात करें तो उसके शरीर का ताप जो होगा उसी ताप पर उसके अंदर एंजाइम क्रियाशील होते हैं। जैसे बात किया जाए पक्षियों के शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता किस ताप पर होगी? तो भाई पक्षियों के शरीर का ताप कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस। तो यानी उनके अंदर एंजाइम किस ताप पर क्रियाशील होंगे? तो यानी हर जीव शरीर के अंदर का ताप जो भी होगा उसी ताप पर उसके अंदर एंजाइम क्रियाशील होते हैं, यानी कार्य करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता किस ताप पर होती है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता? क्योंकि मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। अब बात आती है यहाँ से कंडीशन की, और कंडीशन से क्वेश्चन बनते जी इसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा रहे हैं इसको हम। अब एंजाइमों की क्रियाशीलता की बात किया जाए, एंजाइम टॉपिक चल रहा है आपका। क्रियाशीलता की बात हमने बताया मनुष्य के शरीर में। अब कंडीशन देखिए यहाँ, जैसे कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में बताया गया कि सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक ताप पर जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। ये यानी अगर टेम्परेचर इतना है, इस टेम्परेचर पे किसी भी वस्तु को रखते हो, उस वस्तु में मान लीजिए कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ भी पहुंच गया तो उसके एंजाइम क्या होते हैं? नष्ट हो जाएंगे। जब एंजाइम नष्ट हो जाएंगे तो वायरस बैक्टीरिया कुछ कर नहीं सकता है। जो यहाँ कल एक कंडीशन में छोड़ा था, दूध में हमने बताया था, आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ सुन लीजिए, जैसे दूध को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए, यानी खराब होने से बचाने के लिए जो है दूध का क्या करते हैं हम लोग? पाश्चुरीकरण किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा वगैरह में दूध बहुत होता है। लेकिन आप यहीं दक्षिण में चले जाइए, चेन्नई है, केरला, कर्नाटक वगैरह, वहाँ पे दूध का उत्पादन इतना नहीं है। तो यहाँ की दूध को वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए? ऐसे लेके जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर, नाम सुने होंगे। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने जो है इस क्रिया की खोज की, यानी लुई पास्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज की गई।
अब इस क्रिया में क्या बताया गया कि दूध को आप या तो 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करें। कंडीशन समझिएगा, हर किताब में अलग अलग है। इसके बाद जो है, अगर ये कंडीशन नहीं ले रहे हैं तो 71.7 यानी 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकेंड तक, यहाँ सेकेंड है मिनट नहीं, ध्यान देना है इसको। पास्चुरीकरण क्रिया में लुई पास्चर ने क्या बताया कि दूध को आप या तो इतने डिग्री सेल्सियस ताप पर इतने मिनट तक गर्म कर दीजिए, या फिर टेम्परेचर ये ले लीजिए, समय ये होगा, फिर समय कम हो जाएगा। तो इस ताप पर जब दूध को गर्म किया जाएगा तो ये टेम्परेचर आप देखिए 50 से क्या है, ज़्यादा है। अब इतने ताप पे दूध को जब आप गर्म कर देंगे तो दूध में पाए जाने वाले जीवाणुओं के एंजाइम नष्ट हो जाएंगे जो दूध को ख़राब करते हैं। अब अगर एंजाइम नष्ट हो गए तो दूध खराब नहीं होगा। तो यानी दूध को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए किस क्रिया की खोज की गई? पास्चुरीकरण। और पास्चुरीकरण क्रिया की खोज किसने किया? लुई पास्चर। और इस क्रिया में दूध को किस ताप पर गर्म किया जाता? कई बार एसएससी सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन आया है, तो हर किताब में लूसेंट वगैरह पढ़ेंगे वहाँ बड़ा एक्सेप्शन दिया गया है। ध्यान द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी हम बता रहे हैं आपको जो है, यानी 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है 30 मिनट तक, या 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकंड। कोई एक कंडीशन एग्जामिनर ऑप्शन में देगा आपको जो। तो ये क्लियर हो गया कि यानी कंडीशन फर्स्ट हमने बताया कि सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक के ताप पर जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि पास्चुरीकृत दूध खराब नहीं होता है। अब पास्चुरीकृत है क्या? यानी पास्चुरीकरण क्रिया के द्वारा बनाया गया दूध जो है पास्चुरीकृत दूध कहलाता है। अब पास्चुरीकरण क्रिया की खोज किसने किया? लुई पास्चर ने। और इस क्रिया में बात क्या बताई गई कि दूध को आप या तो 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करिए, या 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकंड तक गर्म करिए। फिर इस दूध को ठंडा करके वही 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है पास्चुरीकरण। भाई फ्रिज के अंदर का ताप कितना होता है, इसकी कंडीशन अभी आगे बताएंगे। फिर तो पहली कंडीशन क्लियर हुई कि सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक के ताप पर जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जीव का मतलब यहाँ जीवाणुओं से लिया गया है। इसके बाद कंडीशन सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलिए। अब कंडीशन सेकेंड देखिए, एंजाइम में ही कंडीशन सेकेंड, ये कहीं किताब में नहीं दिया गया, अपने हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। किसी भी बुक, संसार का कोई भी आप विज्ञान की किताब उठा लीजिएगा, इस तरह नहीं मिलेगा जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको। जो बहुत मैनेज करके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको हमने अपने हिसाब से कंडीशन में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है। कंडीशन सेकेंड क्या है कि सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के ताप पर, ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस या इसके नीचे के ताप पर जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम जो है एंजाइम निष्क्रिय हो जाते, यहाँ नष्ट नहीं होते, ध्यान देना शब्दों को। यानी किस ताप पर एंजाइम निष्क्रिय होते हैं? तो आपने बताया कि 10 डिग्री सेल्सियस या इसके नीचे के ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यानी कंडीशन सेकेंड में हमने क्या बताया कि 10 डिग्री सेल्सियस या इसके नीचे के ताप पर जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, जो दोबारा उपयुक्त ताप पाने पे सक्रिय हो सकते हैं। कहने का मतलब ये, यहाँ नष्ट नहीं होते। यही कारण है कि फ्रिज के अंदर, ध्यान दीजिएगा, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर,
फ्रिज के अंदर रखी गई कोई भी खाद्य वस्तु खराब नहीं होती है ना। दाल चावल रोटी जो भी रखते हैं आप देखिए, जैसे दाल को आपने फ्रिज के अंदर रख दिया तो खराब नहीं होगी, उसकी अवस्था बदल जाएगी जान लीजिए, क्योंकि फ्रिज के अंदर का ताप कितना होता है, और इस ताप पर जो है जीवाणुओं के एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी दाल को रख दिया गया तो दाल जो है खराब नहीं होगी, हाँ वो सूख जाएगी, उसी में चिपक जाएगी, लेकिन वो खराब नहीं होगी जो है। तो यानी फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कितना बताया गया, 4 डिग्री सेल्सियस। ये ताप जो है कंडीशन से कम है, यही कारण फ्रिज के अंदर रखी गई कोई भी खाद्य वस्तु खराब नहीं होती है। अब बात आती फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर इतना कम कैसे होता है। तो फ्रिज के अंदर जो है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, फ्रिज के अंदर जो है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक मतलब ठंडक उत्पन्न करने के लिए, प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में कुछ गैसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तरल अमोनिया। प्रशीतक के रूप में तरल अमोनिया तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं आप, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसी को फ्रियान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, फ्रियान। इन गैसों का प्रयोग, अब तो HFC वगैरह भी आगे चर्चा करेंगे हम। तो यानी फ्रिज के अंदर प्रशीतक के रूप में, टेम्परेचर कम करने के लिए, ठंडक उत्पन्न करने के लिए गैसों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तरल अमोनिया और CFC का। तो तरल अमोनिया, यानी क्वेश्चन भी आता है कि वर्तमान समय में घरेलू प्रशीतकों में, एसी फ्रिज वगैरह जो भी, प्रशीतक के रूप में सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रयोग होता है, तो तरल अमोनिया। CFC को अच्छा प्रशीतक मानते हैं, लेकिन CFC का एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऊपर जा कर के ओजोन परत की 1 लाख अणुओं को एक बार में नष्ट करता है, इसीलिए CFC के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। तो यानी कौन सी गैस ओजोन परत को जो है प्रभावित कर रही है, नष्ट कर रही है, तो CFC। तो यानी वर्तमान समय में जो है किस गैस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, तो CFC। तो यानी प्रशीतक के रूप में तरल अमोनिया, CFC के स्थान पे इस समय HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी गैसों का यूज हो रहा है, जिसकी चर्चा हम केमिस्ट्री में करेंगे जो। तो यहाँ हमने क्या बताया कि प्रशीतक के रूप में सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रयोग किया जा रहा है, तरल अमोनिया। CFC को अच्छा प्रशीतक मानते हैं, लेकिन इसका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऊपर जा कर के ओजोन परत की 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जीवमंडल में, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर का मंडल है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित है आपकी। कौन सी परत, ओजोन परत, ओजोन लेयर ये स्थित है। इसका कार्य क्या है, ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती। यानी ओजोन परत का निर्माण कौन सी गैस करती, ओजोन गैस करती। और दिन में जो है परत बनती, रात में जो है जैसे सूर्य का प्रकाश समाप्त, ये फिर गैस अवस्था में हो जाती जो। तो CFC का एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऊपर जाकर के इस ओजोन के 1 लाख अणुओं को एक बार में नष्ट करता है। जब ये देखा गया कि इसके प्रभाव से ऐसा हो रहा, कुछ दिन में जो है ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी, तो लेयर भी नहीं बनेगी। लेयर नहीं बनेगी तो सूर्य की परावैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी। अब अगर सीधे सूर्य की परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएँ तो इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई जीवन प्रभावित होगा तो मानव जीवन, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। तो इस समस्या के निराकरण के लिए बताने चल रहे हैं आपको, 16 सितंबर की घटना है। 16 सितंबर 1987, ध्यान दीजिएगा, 16 सितंबर 1987, देश का नाम है कनाडा। कनाडा देश के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर, मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हटके है। मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि हर देश जो है इस गैस को प्रतिबंधित करें।
यानी प्रशीतकों में अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं प्रशीतक के रूप, CFC के स्थान पे HFC है, तरल अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड है, शुष्क अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं, उनका प्रयोग किया जाए, लेकिन इसको रोका जाए क्योंकि ये किसको प्रभावित कर रही, और ये प्रभावित होगी तो कौन सा जीवन, यानी मानव जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसी सम्मेलन में जो है CFC के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन का उद्देश्य है, तो ओजोन परत संरक्षण से, किससे है, तो यानी ओजोन परत को जो है बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 में कनाडा देश के इस स्थान पर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना गया। इसी सम्मेलन के साथ ही प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो इतना इसका स्क्रीनशॉट लो, तो आगे बताएं फिर जो है। हाँ, इस समय ओजोन परत के छिद्र में काफ़ी सुधार हुआ है, ये पूछ रहे हैं जो है सागर सिंह। चूँकि प्रदूषण कम होने के कारण, इन गैसों का प्रयोग कम होने के कारण ऐसा हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इससे हो रहा है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा तो अंटार्कटिका महाद्वीप में मिला है। इसकी चर्चा भी हम इन्वायरमेंट पे करेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप की ओजोन परत में छिद्र क्यों दिखाई दिए जो। ओके, तो आगे चलिए, इसी क्रम में इतना क्लियर हुआ। कंडीशन सेकंड हमने बताया कि सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, यहाँ नष्ट नहीं होते हैं। फिर यहाँ एग्जाम्पल लिया गया, जैसे फ्रिज, फ्रिज के अंदर रखी गई कोई भी खाद्य वस्तु खराब क्यों नहीं होती है, क्योंकि फ्रिज के अंदर का ताप कितना होता है, जो कंडीशन से क्या है, कम है। इस ताप पर जो है जीवों में या जीवाणुओं में पाए जाने वाले एंजाइम सक्रिय नहीं होते हैं। फिर बात आती, फ्रिज के अंदर इतना टेम्परेचर कैसे कम हुआ, तो फ्रिज के अंदर प्रशीतक के रूप में जो है सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रयोग होता है, तरल अमोनिया। जबकि प्रशीतक के रूप में अगर गैसों की बात किया जाए तो तरल अमोनिया बता दे रहे हैं, वैसे केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे इसकी। तरल अमोनिया, शुष्क अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, HFC, ऐसी गैसें बनाई गई, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को प्रतिबंधित किया गया, CFC को। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हो रहा, तरल अमोनिया का, ध्यान दीजिएगा। यानी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैसों की बात किया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा तरल अमोनिया का प्रयोग हो रहा है, शुष्क अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हो रहा है, CFC के स्थान पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और CFC को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है अम्लीय वर्षा का कारण होती है। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक यही हम पढ़ाएंगे आपको। और CFC को प्रतिबंधित किया गया चूँकि इसका एक क्लोरीन मालिक्यूल जो है ऊपर जाकर के ओजोन परत की 1 लाख अणुओं को एक बार में नष्ट करता है। यानी ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली गैस कौन सी, CFC। तो इसके बारे में हमने बताया कि यानी ओजोन परत है कहाँ, तो आपने बताया कि वायुमंडल की समताप मंडल में परत पाई जाती है। इस परत का निर्माण किस गैस से होता है, ओजोन गैस से। और वर्तमान समय ओजोन गैस को प्रभावित करने वाली गैस ये है, तो इसको रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी में कनाडा देश के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन में इस गैस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। और इसी सम्मेलन के साथ ही प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, रीज़न हमने बता दिया। आगे चलिए इसी क्रम में। अब ओजोन परत आपने बताया स्थित कहाँ पे है, तो ओजोन परत जो है आपने बताया कि पृथ्वी का वायुमंडल है, वायुमंडल में जो है क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल से समताप मंडल में स्थित है। अब वायुमंडल कहाँ पे है, तो पृथ्वी में। अब पृथ्वी संरक्षण की बात यहीं पे कर लें।
थोड़ा हट के टॉपिक लेकिन इससे जुड़े हुए बता दे रहे हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, चूँकि वर्तमान समय में पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्याएं यही तीन हैं। पर्यावरण है, फिर पृथ्वी है, और तीसरा आपका ओजोन परत। इसके बाद जल संरक्षण की बात भी हम कर लेंगे। तो पृथ्वी संरक्षण की बात किया जाए, यानी पृथ्वी के क्षेत्रफल को बचाने की बात कर रहे हैं। अब पृथ्वी का क्षेत्रफल कैसे बचाएंगे, ये भी सोचने वाली बात। ये कहाँ से आ गया, क्षेत्रफल तो उतने है जो इसमें समस्या है। जैसे वर्तमान समय में ग्रीन हाउस प्रभाव, नाम सुने होंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव, सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, इसी की कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये गैस ऊपर जा कर के ऐसे एक लेयर बना रही, क्योंकि पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। हर क्रिया में इसका उत्सर्जन होता है। उपयोग केवल पौधे करते, किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण। अगर पेड़ पौधे हम लोग काट देंगे तो सीधा सा मतलब इसकी मात्रा बढ़ेगी। इसकी मात्रा बढ़ेगी तो करती क्या है, ये ऊपर जा कर के ऐसे एक लेयर बना रही। इस लेयर के प्रभाव से जो है सूर्य की परावैंगनी किरणें चूंकि आते समय फ्रिक्वेंसी अधिक होती, इसको पार करके पृथ्वी पर आ जाती हैं। जब टकरा के वापस जाती तो इस लेयर से टकरा के फिर ऐसे आ जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब पृथ्वी का ताप बढ़ रहा तो इसी को नाम दे दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव। और यही ताप जब हवा के द्वारा पूरे विश्व में फैलता तो इसी को क्या नाम दे दिया गया? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ग्रीन हाउस गैस की बात किया जाए तो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये जल है, जलवाष्प। तो ये गैसें इतनी जो है, इन्हें ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। केमिस्ट्री में बताएंगे इसको हम अभी। तो अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जो ध्रुवों में बर्फ इकट्ठा है वो पिघलेगी। जब वो पिघलेगी तो उसका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। अब समुद्र में जाएगा तो समुद्र का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। अब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो समुद्र में जो देश हैं या समुद्र के किनारे जो देश या प्रदेश हो क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार जो पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, इसी प्रकार से अगर इस गैस का उत्सर्जन होता रहा, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव इसी प्रकार से बढ़ता रहा, तो आने वाले 2050 तक विश्व के बहुत सारे देश समाप्त हो जाएंगे। जैसे जापान है आपका, श्रीलंका वगैरह जो समुद्र में ही, अपने यहाँ के कई प्रदेश हैं, केरला है, कर्नाटका है आपका, तमिलनाडु वगैरह ये सब। तो इस प्रकार आपने देखा कि पृथ्वी संरक्षण यानी पृथ्वी के क्षेत्रफल को बचाने के लिए संरक्षण कैसे किया गया। तो हमने बताया संरक्षण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वर्तमान समय में ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थितियां बढ़ रही हैं। ये बढ़ेंगी यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्रुवों की बर्फ़ पिघलेगी तो उसका पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, इससे पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। अब इन समस्याओं के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हैं? ये सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? क्वेश्चन भी आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के नाम से किसे जाना जाता है? तो इन गैसों को जो। फिर बात आती है जो है संरक्षण की बात किया जाए तो पृथ्वी के क्षेत्रफल को बचाने के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल 1992 में। एक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश के रियो डी जनेरो नामक स्थान पर, रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया
जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन में बात कही गई जो है कि इस गैस को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं तो इसका उत्सर्जन जो है कम होगा। चूँकि पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी तो इस गैस का उपयोग हो जाएगा। चूँकि संसार के समस्त पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने में इसी गैस का प्रयोग करते हैं। और कोई ऐसा ना एनिमल है ना प्लांट एनिमल है ना और कोई ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लोग इस गैस का उपयोग करा सके। तो पौधे ही एक माध्यम है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो यानी इनकी संख्या को हम लोग बढ़ा देंगे तो इसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। इसका उत्सर्जन कम हो जाएगा तो ये समस्याएं कंट्रोल होंगी तो आगे की जो है पृथ्वी संरक्षण की बात पूरी होगी। जो अगर इसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि 2050 तक बहुत सारे देश या अपने यहाँ के बहुत सारे प्रदेश क्या होंगे, पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे जो है। तो इस प्रकार पृथ्वी संरक्षण हेतु जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 22 अप्रैल को। कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील देश के किस स्थान पर हुआ, रियो डी जेनेरो। इसी सम्मेलन को क्या नाम दिया गया, रियो सम्मेलन के नाम से जाना गया। और इस सम्मेलन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई। इसी सम्मेलन के साथ ही प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं इस समय, तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को बच्चों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ये क्लियर हो गया कि यानी 22 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, चूँकि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 22 अप्रैल को। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील देश। ब्राज़ील देश के किस स्थान पर हुआ था, रियो डी जेनेरो। और किस नाम से इस सम्मेलन को जाना गया, रियो सम्मेलन के नाम से। तो इसको देखते चलिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बता दें थोड़ा सा। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, चूंकि जीएस पढ़ रहे हैं हम लोग, समझे ना, टेंशन न लीजिए। और एक क्वेश्चन सब पूछते हैं एग्जामिनर, हर एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं इसको। ठीक, आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब ओजोन की बात हो गई, पृथ्वी की बात हो गई जो है ना। अब बात करते हैं पृथ्वी के पर्यावरण की जो है, चूँकि वर्तमान समय में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है। तो यानी पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की, तो पर्यावरण को जो है पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाए, यानी पर्यावरण को विषैली गैसों के प्रभाव से बचाने के लिए, जैसे इस समय प्रदूषण के कारण बहुत सारी गैसें वायु में मिल जा रही हैं। अब वायु में मिलेंगी तो हम लोगों के अंदर जाएंगी तो कोशिकाओं में जाएंगी तो कोशिकाओं की कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसका भी प्रभाव सीधे पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट को भी साफ करना है। तो पर्यावरण संरक्षण की बात किया, यानी पर्यावरण को विषैली गैसों के प्रभाव से बचाने के लिए पहला पर्यावरण सम्मेलन जो है 5 जून 1972 ईस्वी में, देश का नाम है स्वीडन। स्वीडन देश के स्टॉकहोम नामक स्थान पर, स्टॉकहोम नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गैसों को नियंत्रित किया जाए। इसीलिए इसे पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन नाम दिया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन को किस नाम से जाना गया है, इसे पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना गया, सम्मेलन के नाम से जाना गया।
अब ये पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है कब हुआ? 5 जून को हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। चूँकि 5 जून 1972 में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। और पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आपने बताया कि स्वीडन देश के स्टॉकहोम नामक स्थान पर, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना गया जो है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो आपने बताया कि जो है 16 सितंबर। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार रिवीजन करा देते पीछे से। देख लीजिए, एंजाइम टॉपिक चल रहा था हम लोगों का। विकर, एंजाइम को हिंदी में क्या कहा जाता है? विकर कहते हैं। एंजाइम शब्द को किसने दिया? ये आपने बता दिया। एक क्वेश्चन, एंजाइम की खोज किसने किया? एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किस जीव में की गई? ईस्ट या खमीर। चूंकि एंजाइम का मतलब ही होता है इन का मतलब एंजाइम का मतलब ईस्ट। फिर ईस्ट या खमीर में कितने एंजाइमों के बारे में चर्चा की गई? 2, इन्वर्टेज और जाइमेज। फिर ईस्ट का कौन सा एंजाइम एल्कोहल निर्माण में सहायक होता? तो उसका आंसर क्या होगा? जाइमेज। कई बार आया प्रश्न। फिर एंजाइम कैसे पोषक तत्व हैं? तो आपने बताया कि कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जिनका निर्माण प्रोटीन से होता है। यानी सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ध्यान रखना। फिर मनुष्य के शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता की बात किया जाए तो मनुष्य के शरीर में एंजाइमों की क्रियाशीलता कितने ताप पर होती है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट, इतने पे। फिर इसी में आगे कंडीशन हमने बताया। कंडीशन फर्स्ट, एंजाइमों की क्रियाशीलता के बारे में हो गई बात। अब सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस कंडीशन ली गई, सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक ताप पर जीवों में या जीवाणुओं में पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एंजाइम सर्वाधिक किस ताप पे, तो सामान्यतः ये बताया जाता है कि सभी जीवों में लगभग 18 से 40 डिग्री सेल्सियस ये ऐसा ताप है जिस पर एंजाइम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। चाहे प्लांट की बात कर लो या एनिमल की बात कर लो। फिर वो कंडीशन देखा जाता है किस जंतु या किस पौधे का टेम्परेचर कैसा है। कोई जो जीरोफिटिक प्लांट है, मान लीजिए मरुस्थल में उगता है, तो उसकी अलग बात होगी। या जंतुओं में बात कर लिया जाए, हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, पक्षियों का ताप और अधिक है, बकरी स्तनधारियों में अधिक ताप वाला जंतु है। तो जैसा जिसके अंदर का ताप होगा उसी ताप पर उसके अंदर एंजाइम क्रियाशील होते हैं। लेकिन एक कंडीशन बताई गई कि ऐसा इन कंडीशनों के अंतर्गत हो सकता है। तो कंडीशन फर्स्ट हमने लिया कि सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक के ताप पर जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। अब एंजाइम नष्ट हो जाएंगे तो वह जीव जो है या जीवाणु जो उस खाद्य वस्तु को ख़राब नहीं कर पाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे दूध को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए किस क्रिया की खोज की गई? पाश्चुरीकरण। और पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? लुई पास्चर। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। और पाश्चुरीकरण क्रिया में बात क्या बताई गई कि दूध को आप या तो 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करिए या 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकंड तक गर्म करें। कोई एक कंडीशन ले लीजिए। गर्म करने के बाद इस टेम्परेचर पे पैक कर दिया जाता है, इसको कहीं भी ले जाइए, दूध जल्दी ख़राब नहीं होगा। फिर जो है कंडीशन सेकंड हमने बताया ये कि सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस या इसके नीचे के ताप पर जीवों में या जीवाणुओं में पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, जो उपयुक्त ताप पाने दोबारा सक्रिय हो सकते हैं जो। फिर बात एक एग्जांपल लिया गया, फ्रिज की बात हमने किया, यानी फ्रिज के अंदर रखी गई कोई भी खाद्य वस्तु खराब क्यों नहीं होती है? क्योंकि फ्रिज के अंदर का ताप कितना होता है? अब ये कंडीशन से कम है ना,
तो कंडीशन से कम है तो इस ताप पर जीवाणुओं के एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते। यही कारण है फ्रिज के अंदर रखी गई खाद्य वस्तु खराब नहीं होगी, उसकी अवस्था बदल जाएगी, जो कंडीशन चेंज हो जाएगी। जो फिर बात आती है फ्रिज के अंदर इतना टेम्परेचर कैसे कम होता है। तो फ्रिज या प्रशीतकों में प्रशीतक यानी ठंडक उत्पन्न करने की कुछ गैसों का प्रयोग करते हैं, जैसे तरल अमोनिया है, CFC है, HFC वगैरह। तो वर्तमान समय में जो है घरेलू प्रशीतकों में प्रशीतक के रूप में सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रयोग होता है, तो तरल अमोनिया। यह आया हुआ क्वेश्चन है। CFC को अच्छा प्रशीतक माना जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या मानते हैं, इसे अच्छा प्रशीतक मानते हैं। लेकिन इसका एक क्लोरीन मालिक्यूल ऊपर जाकर के ओजोन परत यानी ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। जब ये देखा गया कि CFC के प्रभाव से ओजोन परत प्रभावित हो रही यानी नष्ट हो रही, तो इस परत को संरक्षित करने के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 16 सितंबर 1987 ईस्वी में एक देश है कनाडा देश। कनाडा देश के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना गया। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि जो है CFC को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इसके प्रभाव से परत प्रभावित हो रही। जो तो इसी सम्मेलन के साथ ही प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। इसी सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल भी लगाया गया था, कभी कभी पूछ लेता है, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। क्योंकि सम्मेलन की बात कोई मानता नहीं, तो ये हुआ कि प्रोटोकॉल लगा दिया जाए। प्रोटोकॉल लगाया गया। जैसे क्वेश्चन भी आता कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, तो ऑप्शन देगा पृथ्वी संरक्षण से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, ओजोन परत संरक्षण से। तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन परत संरक्षण। तो याद रहेगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है आपका। फिर इसी में आगे पृथ्वी संरक्षण, यानी पृथ्वी के क्षेत्रफल को बचाने के लिए, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थितियां बढ़ रही हैं, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो जो भी ग्लेशियर में बर्फ आपकी इकट्ठा हो पिघलेगी, उसका पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे देश या प्रदेश क्या होंगे, आपके प्रभावित होंगे। तो इस समस्या के निराकरण के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ, 22 अप्रैल 1992 में। किस देश में हुआ, ब्राज़ील। ब्राज़ील देश के किस स्थान पे हुआ, रियो डी जेनेरो नामक स्थान पे। इसी स्थान के नाम पे इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया, रियो सम्मेलन। और इसी सम्मेलन के साथ ही प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। तो यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। या पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कई बार आया, ब्राज़ील देश के किस स्थान पर हुआ, रियो, यानी रियो डी जेनेरो। इसी में आगे पर्यावरण संरक्षण की बात हमने की, एनवायरनमेंट, चूंकि तीसरी सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है। तो यानी पर्यावरण को विषैली गैसों के प्रभाव से बचाने के लिए या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो है पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, 5 जून 1972। कहाँ पे हुआ, स्वीडन देश के किस स्थान पर, स्टॉकहोम नामक स्थान पे हुआ। इसी स्थान के नाम पे इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे क्या नाम दिया गया, पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना गया। इसी सम्मेलन के साथ ही प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, बता दे रहे हैं, वैसे इसमें सम्मेलन नहीं हुआ कोई। जल संरक्षण की बात एक लाइन में, जल संरक्षण, अब जल संरक्षण की बात किया जाए, जैसे पृथ्वी पर जल तो बहुत, इसके संरक्षण की बात कहाँ से आ गई। भाई आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी का लगभग जो है 29% भाग स्थल के रूप में है और 71% भाग आपका जल ही तो, समुद्र ही तो है। तो इसके संरक्षण की बात क्यों की जा रही, तो इस 71% जो समुद्री जल है, इस समुद्री जल का लगभग जो है 97% खारा जल, यानी ये पीने के अयोग्य है। केवल 1 से 3% जल मीठा जल है जो पीने के योग्य है।
तो इस जल को संरक्षित करने की बात की जा रही है। तो इसको बचाने के लिए जो है, यानी जल संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व जल संरक्षण यानी विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। तो यानी मीठे जल को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए जो है 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो ये आपका सामान्य टॉपिक हमने बता दिया। इसके बाद एनवायरनमेंट पे चर्चा होगी आगे की। तो ये पोषक तत्व हमने बताया आपको, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर वसा के बारे में, फिर प्रोटीन के बारे में, विटामिन्स पढ़ाए और एंजाइम हो गया। अब इसमें जैसे अकार्बनिक पोषक तत्व की बात आती तो उसकी चर्चा हम केमिस्ट्री में डिटेल में करते, इसलिए यहाँ उसको नहीं बताएंगे। सोडियम क्या, पोटेशियम क्या, कैल्शियम क्या, फास्फोरस, आयरन जो भी हैं आपके जो। तो अब अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा जो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अब सिस्टम पे हम चलेंगे। जो भी लड़के इधर उधर हों सबको बता दीजिए, आज से जो टॉपिक शुरू होगा वो समझने वाला होगा विज्ञान में जो। 5 मिनट है बस, तो इसको देख लीजिए। इस पे क्वेश्चन जो है 1-2 दिन में हम करा देंगे आप पे। आज शुरुआत कर देते, फिर किसी दिन से पढ़ा जाएगा या अगले दिन। तो आपका यानी सिस्टम में पहला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, हार्मोन, कोशिका, बीमारियां, ये इतने टॉपिक पढ़ लीजिए। हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं जो। अब पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे यहाँ क्वेश्चन। तो बहुत सरल तरीके से हम बताना शुरू करते हैं। आज नहीं, कल इसका फिगर बना के भी हम बताएंगे आपको। आज तो इतना बता देने, पाचन है क्या ये जान लीजिए पहले। डाइजेशन, पाचन का मतलब होता है टूटना। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी आप खाते हो, आप दाल चावल रोटी अगर उसी कंडीशन में आंत में पहुंचा दी जाए तो आंत फट जाएगी आपकी। तो उसको तोड़ा जाता, पहले हाथ से तोड़ते हैं, फिर मुख में जाता, दांत से तोड़ते हैं। उतने से काम नहीं चला, तब वो जा कर के आहार नाल में पहुंचता है। अब आहार नाल में बहुत सारे भाग हैं, मुख है, मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो भोजन सबसे अधिक समय तक कहाँ रुकता? आमाशय में। और सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो पाचन कहते किसे हैं? यानी भोजन के बड़े अणुओं का या जटिल अणुओं का छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन है। लेकिन पाचन के लिए कुछ पदार्थों की जरूरत होती है। अगर वो पदार्थ नहीं होंगे तो पाचन पूरा नहीं होगा। जैसे खाना खाने के बाद हम लोग जो है प्रॉपर पानी लेते हैं, जल, तो जल का भी योगदान है। और आपकी आहार नाल से बहुत सारे एंजाइम, कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे, फिगर बना बना के आपको बताया जाएगा। तो यानी जल की उपस्थिति तथा विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोज्य पदार्थों के बड़े तथा जटिल अणुओं का छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन। ये कंप्लीट परिभाषा। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि पाचन के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, तो ऑप्शन देगा जल, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, जल एंजाइम दोनों। तो क्या होगा? जल और एंजाइम दोनों। यानी जल क्या करता है? भोजन की मालिक्यूल को जो है, जैसे मालिक्यूल को फुला दिया, स्पेस कर दिया, एंजाइम बीच में जाएंगे, वो भोजन को तोड़ देते हैं। तो यानी जल की उपस्थिति तथा विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोज्य पदार्थों के बड़े तथा जटिल अणुओं का छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को क्या नाम दे दिया गया? पाचन। अब मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो बता दे रहे हैं। तो मनुष्य में भोजन का पाचन जो है
एक आहार नाल होती, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। कल फिगर बनाएंगे इसका डिटेल में, हम आपको दिखाएंगे पूरा। आहार नाल जिसकी लंबाई लगभग मनुष्य में 9 से 12 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितना होती है? 9 से 12 मीटर। अब आहार नाल की भाग की बात किया जाए, कहाँ कहाँ पे पाचन होता है। जैसे पहला भाग है मुख, यानी माउथ। दूसरा पार्ट है आपका मुख गुहा, बक्कल कैविटी। फिर है ग्रास नली, ईसोफेगस। आमाशय, स्टमक। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आहार नाल के भाग हैं। कौन कौन से मुख है? मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर इस आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सामान्य परिचय हम बता रहे हैं भैया आपको, छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर। फिर भोजन का बात किया जाए तो भोजन सबसे अधिक समय तक कहाँ पर रुकता है? आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे। भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ पर होता है? यहाँ पर। फिर आहार नाल की दो भाग है, ग्रास नली, दूसरा बड़ी आंत, जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। फिर भोजन के पाचन में कुछ पाचक ग्रंथियां सहायता करती, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ से जीएस में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो पाचक ग्रंथियों की बात किया जाए तो दो पढ़ाएंगे हम आपको, लीवर और पैनक्रियाज, यानी यकृत और अग्न्याशय। पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लीवर एंड पैनक्रियाज, यकृत और अग्न्याशय। बस छोड़ रहा। तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल के विभिन्न भागों में। और भोजन के पाचन में कुछ पाचक ग्रंथियां सहायता करती हैं, वो ये है। तो इसकी चर्चा कल हम डिटेल में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हजारों क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से। जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही समझ लीजिए, ये है। इसके बाद ब्लड वाला है जो आपका। तो इस पे चर्चा हम लोगों की कल होगी आगे डिटेल में। तो समझ में सबके आया जो है? ठीक, बाद में मैसेज देखते हैं आप लोगों को। धन्यवाद, कल मिलते हैं।